किसी भी गैंगस्टर की असल ताकत दो चीजों में छुपी होती है, खौफ की हुक्मरानी और दिखावे की हमदर्दी। फिर चाहे वो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स हों, कोलंबिया का पाब्लो एस्कोबार या फिर लियारी का रहमान डकैत या उजैर बलूच, सभी हमदर्दी का नकाब लगाते हैं जो उन्हें लोगों की नजर में रॉबिन हुड बनाता है। कोई नाइंसाफी नहीं किया, रमजान का महीना था, गरीबों को हटा दिया, घी दिया, चीनी दिया। और इस रॉबिन हुड बनने के पीछे भी दो मकासद होते हैं, ताकतवर से ताकतवर तरीन बनना, दूसरा पैसा। और इसी पैसे से वो सियासत का बुर्का पहनकर अंडरवर्ल्ड से अपर वर्ल्ड में आना चाहते हैं। Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. लियारी में भी यही सब कुछ हुआ। कौन करेगा रे नुमाई? किसी ने सोचा भी ना होगा मंशियात फरोश गैंगस्टर्स जिनके बाप दादा किसी के इशारे पर सियासी जलसों में सांप छोड़ते थे, वही गैंगस्टर आगे चलकर लियारी की सियासत को कंट्रोल करेंगे। और इसकी शुरुआत की थी रहमान डकैत ने, सरदार अब्दुल रहमान बनकर। पहले हम सुनते थे कि लियारी में बॉक्सिंग हो रहा है, फुटबॉल के ग्राउंड सजे हुए हैं, लेकिन एक टाइम न्यूज में हमने देखना शुरू किया कि गैंगवार वगैरह होते थे। यार ये गैंगवार नया अल्फाज है, लेकिन जब ये उरूज में हुआ तो कहते कि लावा पड़ता है तो बच्चा बच्चा गैंगवार बनते थे। जिनको मैं जानती हूँ कि मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, वो गैंग में क्यों गए? वो जो एक्शन का रिएक्शन वाला सीन था, इस पर्सपेक्टिव में भी बहुत सारे लोग गए। दूसरा जो अहम पर्सपेक्टिव मैंने देखा, गुर्बत। जब गुर्बत होती है, जब बेरोज़गारी होती है, तो फिर गुर्बत और बेरोज़गारी की पहली औलाद जुर्म होता है, और यही हुआ। रहमान के ज़माने में ही जो गैंगवार शुरू हुई, लेकिन रहमान ने ही अपने दौर में गैंगवार का ख़ात्मा किया। मतलब जो अरीफ, जो मुखालिफ जो ग्रुप था, उसको अपने साथ मिलाया, अमन मुआहिदा हुआ। फिर लोगों ने अमन कमेटी कायम कर दी। एक ही ग्रुप सरवाइव करा था लियारी में। उस वक्त वहाँ इन सब से दुश्मनी मोल लेके सियासत करना जान हथेली पे रखने का काम था। लोग तैयार नहीं थे, और जब असली सियासी फोर्सेस पीछे हटी, असली से मुराद जो रिवायती सियासी फोर्सेस थी जो उस वक्त पॉलिटिकल अरीना में एक्टिव थी, MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, व्हाटएवर, उनके गैंग को रूम मिला। उन्होंने सोचा कि हम खुद क्यों नहीं ये बिज़नेस शुरू कर दें। उनको ये भी बिज़नेस लगता था, तो फिर उन्होंने ये लियारी अमन कमेटी बनाई। मैं कहता हूँ, अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। रहमान अब सियासी मैदान में दाखिले के लिए तैयार था, मगर इस खतरे की घंटी बरसों से लियारी में इलेक्शन जीतने वाली पीपल्स पार्टी के लिए तब बजी जब उसके नामजद करदा उम्मीदवार इलेक्शन हार गए और रहमान के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जीत गए। बाद में पीपल्स पार्टी का एक नज़रियाती ग्रुप बना रहमान के ही दौर में। उन्होंने फिर एक अपनी मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के लोगों को शिकस्त देके वहाँ पर अपने नाज़िम काउंसलर मुंतखब किए। उस 2004-05 में ये एक ऐसा ग्रुप था जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती ग्रुप था। जो लोग पीपल्स पार्टी के नज़रियाती लोग थे, उनमें लियारी के कुछ मामलात में इख्तिलाफ़ था, लिहाजा इनको इस्तेमाल करके रहमान ने उनसे इलेक्शन लड़वाया और उनकी हिमायत की, और उसके बाद वो कामयाब हुए। ये वो वक्त था जब सरकार की जानिब से अब्दुल रहमान के सर की कीमत 50 लाख रुपए रखी गई थी, जबकि लियारी की कुछ माएँ सरदार अब्दुल रहमान को दुआएं देती क्योंकि वो उनकी बज़ाहिर मदद करता। लियारी में अमन खान भाई ने लाया। खान भाई हमारा भाई। लेकिन शायद वो इस बात से बेखबर थी कि वो उनसे, उनकी औलादों से उनका मुस्तकबिल छीन रहा था, लियारी के बेटों को अपने गैंग्स में भर्ती करके। सरदार अब्दुल रहमान ने लियारी को बदल दिया था। अब लियारी की किस्मत का फैसला रहमान कर रहा था।
खान भाई का एक खूबी था, उसने पूरा अपने कानून बनाया हुआ था, जैसा कि जंगल का कानून नहीं होते, लेकिन वहां होता है इंसाफ का कानून किया था। ना लियारी में कोई चोरी करेगा, ये खान भाई का कानून था। ना लियारी में कोई मंशियात भेजेगा, ये खान भाई का कानून था। लियारी में ये सबको पता था, क्योंकि खान ने ये ऐलान किया था, ना चोरी होगा ना मंशियात होगा। बीच में एक ऐसा दौर है लियारी में गैंग वॉर के दौरान, मतलब गैंग वॉर हो रही है, लोग मर भी रहे हैं, मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन गैंग वॉर के अलावा, इस लड़ाई झगड़े के अलावा लियारी में ओवरऑल क्राइम रेशो बिल्कुल जीरो था बाकी इलाकों के मुकाबले में। मंशियात का कारोबार लियारी में जीरो तक आके पहुंच गया था। मैंने खुद देखा है लोगों को जो चरस खरीदने के लिए लियारी से बाहर इलाकों में जाते थे। वो चोरी नहीं होता था, ये कोप होता था। वो इसीलिए कोप होता था, अगर किसी ने अगर बाइक चोरी की है तो उसके घर पे एक मैसेज जाता था कि आपके बेटे ने ये हरकत की है। उसके माँ बाप को मैसेज जाता था, इसको समझा लो। नेक्स्ट मैसेज फिर वही उसी की शिकायत आती थी, उसी लड़के की, तो नेक्स्ट मैसेज जाता था कि अपने लड़के को समझा लो। तीसरा मैसेज नहीं जाता था, तीसरा उसकी बॉडी जाता था। ये होता था रहमान का को। इसी वजह से लियारी में ना कोई मंशियात बेचता था, ना कोई चोरी करता था। वो अच्छे काम ये करता था कि जराइम की दुनिया से पैसा कमाता था और लोगों की फलाह बहबूद में पैसा लगाता। तो जो इलाका मकीन थे वो उसके साथ खड़े होते नजर आते थे। खान भाई लोगों की बहुत मदद करता था, जिसमें बच्चों का तालीम, जिनके फीसें वगैरह, उस दौर में बेवों की उनको राशन वगैरह, जिनकी उम्र बढ़ रही थी उनको जैस शादी का खर्चा वगैरह। लोग ये परेशान नहीं होते थे कि यार मेरी बेटी की शादी है, कोई मुझे खर्चा देना पड़े। उसको पता है, एक बार खान भाई के दरबार में जाओ या खान भाई को बताओ, वो आपका खर्चा शादी का पूरा करेगा। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम को एक बत्ते की पर्ची गई। किसी ने उनको कॉल करके किसी शख्स के बारे में बताया, अब्दुल रहमान के बारे में, कि जी इसकी तरफ से यहाँ से कॉल आई और आपसे 5 लाख रुपए। किसी ने सत्तार ईदी से तकरीबन 5 लाख या 10 लाख रुपए बत्ता इस तरह तलब किया। एक साहब लेकर गए उनको रहमान के पास कि जी आपने इनसे बत्ता मांगा, ये खुद आपके सामने पेश हो गए। तो रहमान खुद परेशान भी, मैंने कब बत्ता मांगे? कह रहे जी आपके नाम से कॉल आई। कह रहे जी मैं माजरत आपसे चाहता हूँ और आइंदा आपको ऐसे कॉल नहीं आएगी, और जब भी कॉल आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो बाद में पता चला कि किसी ने रहमान के नाम से कॉल की होगी, लेकिन बाद में फिर पता चला कि अब्दुल रहमान ख़ुद भी अब्दुल सत्तार ईदी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे। और यही वजह कि जब रहमान की जब नमाज जनाजा हुई तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ख़ुद भी अपने एम्बुलेंस के बिल्कुल काफ़िले के साथ जाके उन्होंने नमाज जनाजे में भी शिरकत की। उसकी वजह यह थी कि वो मतलब उनका एक सोशली भी एक राब्ता था। उस वक्त लियारी के हालात थे जैसा कि नोगो एरिया। लेकिन इस सबसे पहले रिवर्स गियर लगाकर माजी में चलते हैं, क्योंकि इस कहानी का दूसरा अहम किरदार भी है, अरशद पप्पू। अरशद पप्पू एक्चुअली हाजी लालू का बेटा था। जब इस तरह के गैंग्स बनते हैं तो वरासत का एक कंसेप्ट हमारे यहाँ है कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा ये लीड करेंगे। क्योंकि रहमान से जब पप्पू के वालिद हाजी लालू का ताल्लुक रहा, उस वक्त तक पप्पू ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं की और उसके अंदर ये वो रहता था कि यार मेरा बाप है और वो इसको इतना इसमें चढ़ाया, सब कुछ किया, यही काम मैं भी कर सकता था इससे ज़्यादा। और फिर आखिर में उसने करके दिखाया। मैं एक रात को शेरशाह थाने से वापस अपने थाने की तरफ आ रहा था कि मैंने कब्रिस्तान मेवाशाह की तरफ रुख किया, तो मैंने देखा कि एक कार है जिसकी लाइट जल रही है और कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं और ये रात 2:30-3 बजे का टाइम था। बहरहाल हमने उनको गिरफ्तार किया, वहाँ से उनकी मंशियात, चरस और एक पिस्तौल बरामद की। तो हमें ये उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि ये लोग कौन है, इनका नाम क्या है। तो थाने लाए, वहाँ जाकर उनसे जब हमने इंट्रोगेशन की और कुछ सिपाह ने हमें बताया कि ये अरशद पप्पू है। ये पहली FIR थी हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू की। लियारी में एक बस स्टैंड था जहाँ से ये भत्ता लेते थे। वहाँ ट्रेड यूनियन बनती थी, ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन, उसमें इनका इन्फ्लुएंस होता था। ये अपने लोग इंडक्ट कराते थे, इलेक्ट कराते थे, वोट मनूवर करते थे उसमें, ताकि इनकी ग्रिप रहे इस बिज़नेस पे ट्रांसपोर्ट के। उससे महीने की जो पैसे भत्ता कलेक्शन जो जमा होता था वो एक कसीर रकम थी। वहाँ एक साहब थे मेहरान जो उसकी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो रहमान ने भी उनको समहाउ रिमूव करा दिया उनकी पोस्ट पे से। रहमान ने अपनी दुश्मनी में उज़ैर के वालिद मामा फैज़ू को इस सिंध बलूचिस्तान एसोसिएशन का नया सरबराह बनाया।
ये अरशद पप्पू को बहुत बुरा लगा। ये जड़ थी एक्चुअली रहमान और अरशद पप्पू के दरमियान जो रकाबत चल रही थी, उसने इसको सरफेस कर दिया। जो अपने वालिद से गम और गुस्से का इजहार किया कि आपकी हमारी एक इज़्ज़त ख़राब हुई है और हमें इस यूनियन से बाहर कर दिया है। अरशद पप्पू को लगा कि अब उन्हें रिएक्ट करना चाहिए और उन्होंने रहमान से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो रहमान के लोग थे, उनका इन्फ्लुएंस था, वो होता रहा जो रहमान कर रहे थे। अरशद पप्पू का जो अमजुल था, जिसका नाम इनायत था, जो कलाकोट का रहायशी था, उससे भी मंशियात के हवाले से कोई लेन देन का मामला था जिसको उसका मर्डर हुआ या रहमान लोगों ने इसका कत्ल किया। मेहरान के हटने के बाद अरशद पप्पू के दिल में ये सब कुछ था। तो फिर एक और साहब थे फैज़ मोहम्मद फैज़ू, अरशद पप्पू ने फैज़ मोहम्मद को कत्ल कर दिया, यानी उज़ैर के वालिद को, और उसको डास के इलाके रेलवे लाइन पर उसकी लाश फेंक के चले गए। यहाँ से गैंगवार का 2003 में पहली बार आगाज़ हुआ। रहमान और अरशद पप्पू के दरमियान दुश्मनी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें भाइयों ने भाइयों की जानें ले लीं, दोस्तों ने दोस्तों की जानें ले लीं। तो उस वक्त एकदम से सूरत बिल्कुल तब्दील हो गई। उससे पहले भी अगर इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स के दरमियान कोई इस तरह की क्लेश अगर होती थी तो इससे कभी भी पूरा लियारी मुतासिर नहीं होता था। जिसकी दुश्मनी जिस शख्स से थी, बस वो अपना बदला उसी से जाके लेता था। 2003, 4, 5, 6 में लियारी के हालात ऐसे थे जैसा कि नोगो एरिया इलाका गैर, इसीलिए इलाका गैर था, लियारी इलाकों में बटा हुआ था। कुछ इलाके अरशद पप्पू के पास थे, कुछ इलाके रहमान के पास थे। हमारे इलाके में जो गफ्फार जिगरी का इलाका कहलाता था, वहाँ पर लड़के जो है वो बहुत सारे असलाहों के साथ खड़े होते थे। गैंगवार के दौरान ये हुआ कि जो उनके दुश्मन के अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त, भाई हैं तो वो मतलब उसको भी नुकसान पहुंचाते थे, घरों पे हमला करना। एक तरफ आपका होता था गुल मोहम्मद लेन का मुल्ला सुल्तान और दूसरी तरफ होते थे गफ्फार जिगरी के लोग, बीच में हमारा घर होता था। एक इलाके का बंदा किसी दूसरे इलाके में नहीं जाता था। दो तरफा जो है फायरिंग्स होते थे, घर के अंदर हम फंस जाते थे। हमें कहा जाता था कि उस वक्त तक रुके रहो जब तक कि ये जो टू वे आपकी फायरिंग है वो ख़त्म ना हो जाए। इसमें रहमान डकैत जो है वो बड़ा ग्रुप था और वो थोड़ा पप्पू के मुकाबले में ताकतवर था। उसमें उज़ैर बलोच, नूर मोहम्मद और बाबा लाडला, उस्ताद ताजू, शफ़ी पठान, जब्बार जेंगू, जब्बार लंगड़ा, अक्सरियत इलाका जो थे और रहमान के पास थे। लेकिन अरशद पप्पू के जो लड़के थे ना, जैसे कि गफ्फार जिगरी, सत्तार पेड़ा, राशिद रेखा, बड़े नाम थे उसके। लेकिन जब अरशद पप्पू जब लियारी आता था ना, खौफ होता था, इतना खौफ होता था कि अब सोचो कि ऐसा होता था कि जैसे बॉर्डर में खड़े हुए, सुने बॉर्डर में आमने सामने फायर होते। शाम के वक्त जैसे ही हम ट्यूशन के लिए तैयार होते थे, किसी भी वक्त कहीं से भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी। नहीं फायरिंग होती थी, इतनी फायरिंग होती थी। एक होते थे वही फायरिंग नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फायर होता था एक दूसरे के ऊपर। तो हर दूसरे दिन ऐसा दिन नहीं था कि कोई मोर्चा खाली होता था। एक मोर्चे से लेकर दूसरा मोर्चा तक 3-3, 4-4, 5-5 लड़के मोर्चे में होते थे और हाई लेवल के वेपन उनके पास होते। 2004 में जो है बहुत एक अजीब सा ये जो भरमार, गोलियों की भरमार जो हमने देखी, चलते चलते 2008 और 9 में ये शिद्दत इख्तियार कर गया, शदीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि घर के अंदर भी बैठ के हम खुद को महफूज नहीं समझते थे। इसी फासले पर बाकायदा मोबाइलें भी कड़ी होती थी और उनको लोग बताते भी थे कि पीछे फायरिंग हो रही है, आवाज़ें आ रही है, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो वहाँ से जवाब मिलता कि जी हमें हुक्म नहीं है अंदर जाने के लिए। हमारी सबसे जो फेलियर होता था, हमारे अपने जो मुलाजिम होते थे थाने के, जो पुलिस अफसर या होते थे, वो इनके साथ इस तरह मिल जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे थाने में एक मुंशी था जो हमारी FIR वगैरह उसको काटना, उसका चालान करना, उसमें वो इनको फेवर देता था। वो क्या फेवर देता था? मिसाल के तौर पर रहमान वल्द दाद मोहम्मद है तो वो दाद मोहम्मद लिखने के बजाय मुराद लिख देता था। जब हम ये चीज़ें सारी इस तरह बारीक बीनी से नहीं देख पाते थे। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की उनके साथ ताउन करते थे और कुछ लोग उनके साथ उनकी जगहों पे जाकर उनसे हफ्ता लेते थे, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन के पैसे लेते थे। ये प्रॉब्लम पुलिस में थी और हम इसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है ना नुकसान होता था। हमारे पुलिस के लोग जो है ना वो इन क्रिमिनल से मिले हुए थे। असल में जब भी हमें रहमान के ऊपर कोई कार्रवाई करनी होती थी या उनके गैंग के ऊपर,
तो हमारी मजबूरी होती थी कि हम अपने सिपा को जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाएं और उसके साथ क्लशनकोव की 1-2 मैगज़ीन एक्स्ट्रा रखें। ये जब भी हम अपने मुलाजिमों को जब इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन देते थे तो जो हमारे यहाँ काली भेड़ें होती थी वो वहाँ फ़ोन कर देते थे कि आप होशियार हो जाओ, शायद कोई कार्रवाई होने वाली है। एक ऐसा भी वक्त आया कि लोगों की रातें बाहर गुजरती थी, जो सुबह काम पे निकलते थे, रात को जब घर जाते थे तो उनको घरों से कॉल आती थी कि भी आप घर मत जाएं, घर मत आए और वही बाहर रहें। तो लोगों के दिन भी बाहर गुजरते थे और उनकी रातें भी बाहर गुजरती थी और बिल्कुल अंदर इलाके के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल थी। लियारी में जीना तो जीना, मरना मुश्किल होता था। मरना इसीलिए मुश्किल होता था जो रहमान के इलाके के बंदे हैं, जैसे बहुत कोट हो गया, रेक्सर लेन हो गया, अफशानी गली हो गया, जोगी चौक हो गया, बहुत से इलाके के, इसके अलावा दूसरा घास मंडी, इधर उधर के लोग अगर मरता था तो मेवशा कब्रिस्तान ले जाने में सबसे बड़ा मसला। अर्शद पप्पू ने बोला अगर लियारी के इस तरफ से अगर कोई जनाजा आया तो मैं जो जनाजे में लोग आए मैं उनको भी मारूंगा और जिसने दफनाया और जो दफन किया मैं उसको भी निकाल के बाहर फेंकूंगा। नजदीक का भी कोई रिश्तेदार मरा है ना तो आपके जनाजे में 4 या 5 लोग आते थे। वो भी मुश्किल इसीलिए मेवशा में अर्शद पप्पू का कमान था, राज था। वहाँ अर्शद पप्पू के इजाजत के बगैर गोरकान भी कब्र नहीं मारते थे, क्योंकि गोरकान को पता चलता था, अर्शद को पता चलता था ये जनाजा रेक्सर से आया है या कलाकोट से आया है, उस जनाजे को तक बाहर निकलता था। अर्शद पप्पू और लियारी रहमान डकैत के दरमियान जब फसाद अपने उरूज पे था तो उस ज़माने में आसिफ जरदारी साहब जेल में थे और हाजी लालू भी जेल में थे उस ज़माने में। तो आते जाते अलग सलह की अब जेल अथॉरिटीज़ के मुताबिक हो जाती थी। तो आसिफ जरदारी ने ही पूछा कि लियारी में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ये जो लियारी में कत्ल गारत हो रही थी वो नॉट गुड फॉर पीपल्स पार्टी एज वेल। तो उनका कि बंद करो इसको, ये आपस की लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हो। और ये जो थी अनवर भाईजान की, उनको शायद आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि तुम सालिसी करो, ये दोनों लड़ रहे हैं, इनको रोको। ये तो अभी ये सब चल ही रहा था कि रहमान ने अनवर भाईजान को कत्ल कर दिया और इसका एतराफ़ किया है रहमान ने अपनी तफ्तीश के दौरान जो उनकी। और उसकी वजह ये थी कि अनवर भाईजान अरशद पप्पू की वाइफ के मामू थे। रहमान को ये लगा कि वो अनवर भाईजान जो हैं, जो कि मीडिएटर हैं, जिनको इम्पार्शल होना चाहिए, किसी का साथ नहीं देना चाहिए, वो उनकी लीनिंग या उनका झुकाव हो रहा है अरशद पप्पू की तरफ। साले से कत्ल हो गया। वो आप कहते हैं ना कि सफ़ीर का कत्ल तो जंग का शुरुआत होती है, तो बस वही हुआ। ये गैंगवार जो है लियारी के अंदर भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ज़्यादातर इलाके रहमान बलोच के पास थे, जैसे कलाकोट, अफशानी गली, कबूल पार्क, नवालैंड। लेकिन उसके साथ ही कुछ इलाका नवालैंड का था जो पप्पू के डोकाल फैमिली के लोग थे, वो पप्पू को सपोर्ट करते थे। इसी तरह ईदुलैंड करली का इलाका वो पप्पू का था। अली मोहम्मद मोहल्ला जहाँ गफ़ार ज़िक्री की खुद रिहाइश थी, वो सारे लोग वहाँ पप्पू को सपोर्ट करते थे, पप्पू का इलाका था। गुल मोहम्मद लैंड जिसमें मुल्ला सुल्तान, मुल्ला महबूब जो पप्पू को सपोर्ट करते थे, शाहजेब बगदादी का कुछ इलाका था, वो भी रहमान पप्पू का इलाका था। इसी तरह रहमान के इलाके कलाकोट था। इन ग्रुप्स के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग सियासी जमातों की बाकायदा हिमायत भी हासिल होती है। एक ग्रुप को गवर्नर हाउस की सपोर्ट हासिल थी, MQM की सपोर्ट हासिल थी। इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है पीपल्स पार्टी पर कि एक ग्रुप को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान लियारी पर कब्जे की जंग में रहमान को कामयाबी तब मिली जब अरशद पप्पू जेल चला गया। ऐसे में खबर आती है कि सरदार अब्दुल रहमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। वीरान लियारी की सोच नहीं करते अभी गैंगवार अमन कमेटी को कमान कौन करेगा। वहीं लियारी में एंट्री होती है उज़ैर बलोच की, जो अब सरदार उज़ैर बलोच बन चुका होता है।
लेकिन उज़ैर बलोच ने एक सियासी गेम खेला कि मैं सियासत संभालता हूँ और मिलिट्री विंग बाबा संभालेगा। इसी वजह से ये लोग कामयाब हो गए। अब्दुल रहमान ने लियारी में शतरंज की जो बिसात बिछाई थी, अब उस पर उज़ैर बलोच सरदार बनकर आ चुका था। उज़ैर ने तेज़ी से उस पूरे नेटवर्क को शहर भर में फैलाकर मज़ीद मजबूत बना दिया और उसको मदद मिली उस वक्त की सियासी क़यादत से। पीपल्स अमन कमेटी वाले सारे क्रिमिनल है तो होम मिनिस्टर भी क्रिमिनल है। ग्रुप था क्रिमिनल एक्टिविटी का और एक ग्रुप था पॉजिटिव, उसको लेके जाते थे जिसको जफर बलोच हेड करता था। क्योंकि वो शुरू में काउंसलर था, काउंसलर की सीट से जब जीता था ना तो उसने देखा कि हम अपने दम से जीत सकते हैं, तो इसी ने उज़ैर बलोच के कानों को भरा था कि अगर लियारी से अभी कोई एमएनए एमपी होगा तो लियारी का अपना जाती होगा। बिलावल हाउस में जाके भी डिबेट करता था इनके हवाले से और इनसे भी डिबेट करता था, इनको भी बताता था कि मामला जो है कुछ अच्छे नहीं है, कुछ बुरे नहीं है, तो आप इस सर्किल को चलाओ। वो इनको पॉलिटिकल साइड पे लेके जाने की कोशिश करता था। डिस्प्ले में इन्होंने उज़ैर बलोच को रखा और पीछे बाबा लाडा वालों की पूरी चैन काम करना शुरू। वो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे। उन्होंने असले की वाफिर मिकदार वहाँ पे लियारी में आ गई। नौजवान लड़कों में मंशियात का आदी उनको बना दिया। उज़ैर अरशद पप्पू और अब्दुल रहमान से मुख्तलिफ था। उसने कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात MQM और उसके अस्करी विंग को चैलेंज किया। इसलिए वो वक्त था जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और सबको पता था कि कराची में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। मतलब हम ये नहीं कह सकते, आप और मैं ये नहीं कह सकते कि यार किसी को मालूम नहीं था, ये हो गया बाद में पता चला। नहीं, सबको पता चल रहा था क्या होने जा रहा है। लियारी और पूरे शहर के बलोच आबादी वाले इलाके अब उज़ैर बलोच के इशारों पर चल रहे थे। हर इलाके का कमांडर था और उसका एक कोड। गैंगवार के लड़कों के पास जब कानबाई के दौर में, क्योंकि कानबाई सब कमान अपने हाथ में रखते थे कि रस्सी मेरे हाथ में, जिसको खींचता तो हो जाता था। लेकिन उज़ैर ने ये माहौल चेंज किया, हर कमांडर को एक इलाका दिया। जैसा कि जब्बार जेंगो है, वो जब्बार जेंगो ऐसा था, एक मैकेनिक था, उसके पास बाइक नहीं होता था। एक हफ्ते बाद उसके पास बाइक आ गया, क्योंकि गब्बार जिगरी के बिल्कुल सामने वाले इलाके में रहता था, मैन पकड़ में ही रहता था। उसको एक हफ्ते में बाइक आएगा, फिर पता चला कि उसके पास वीगो है और कल 10 लड़के उसके साथ नहीं थे, फिर 50 लड़के हो गए। वो इस तरीके से हर इलाके का कमांडर बनाता था। राशिद रेख अपने इलाके का कमांडर है, जब्बार जेंगो अपने इलाके का कमांडर है, दूसरा A to Z कोई भी हो, वो हर इलाके के कमांडर होता था। लेकिन कमांडरों में उज़ैर ने एक सबसे बड़ा वो डाला था कि आप बता किसी से भी लो, लेकिन उसमें से 25% मेरा है। उज़ैर बलोच जब सरदार बना, वहाँ से भत्ता लेना शुरू किया ट्रांसपोर्टर से। भत्ता वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर दुकानदारों ने भत्ता दिया, फिर लियारी में जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने गैंग वॉर को भत्ता देना शुरू किया। अच्छा, ये लियारी तक तो महदूद रहता तो चले चीज़ें ठीक थी कि ताजिर वहाँ के भत्ता दे रहा है। ये शहर की तरफ आ गए, ये लियारी से निकले खारादर की तरफ आ गए, मीठादर की तरफ आ गए, आराम बाग की तरफ आ गए और वहाँ पर इन्होंने ताजिरों से भत्ता मांगना शुरू किया। जब तक भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो आंखें थी वो बंद थी। ये सूरत हाल चलती रही, ताजिर एहतजाज करते रहे, लड़ाई बनती रही, हंगामा आराई होती रही, एहतजाज होता रहा, सब कुछ होता रहा। मैंने अपने घर के अंदर खून देखा है कि लियारी के अंदर कलरी में जहाँ हमारा घर था, उस घर में कब्ज़ा था, उस घर में ये रहते थे। उस घर में ये जो है किसी के ऊपर जब तशद्दुद करते थे तो उसको बांध के वहीं पे रखते थे। बमुश्किल जब वो घर मैंने खाली करवाया, बहुत सारे सॉसेस इस्तेमाल करते हुए, उस घर के अंदर जब मैं पहली बार गई तो मैंने वहाँ हर तरफ जो है खून के धब्बे देखे, खुश्क खून जो हमारे दीवारों पे लगा हुआ था, जो हमारे ज़मीन पे, हमारे सीढ़ियों पे, जिसकी वजह से शायद फिर मैं अपने उस घर में गई नहीं, क्योंकि उस घर में मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। अगर मैं जाऊँ, मतलब शायद मैं 10 साल बाद अपनी सिस्टर से मिलने के लिए वहाँ गई हूँ, बड़ी सिस्टर से, तो मैं बैठ नहीं सकी। आधे घंटे के बाद मैंने अपनी दूसरी बहन को कहा कि प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अजीब से वाइब्स आ रहे हैं, मैं नहीं बैठ सकती, जबकि वो मेरे अम्मी अब्बू का घर है। लेकिन ये वो वक्त था जब उज़ैर का उरूज था। उज़ैर ने क्या किया, छोटे जो लड़के थे उनको अपने ग्रुप में भर्ती करना शुरू किया, उनको जदीद असलहा दे दिया और उनको नशे की लत में लगा दिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 3 लाख से जायद परमिट कलाशन के लोगों को दिए हुए हैं एमक्यूएम को रोकने के लिए। बच्चे जब स्कूल भी जाते थे तो इनको देखते थे, हैरान होते थे यार, टू पाए कलाशन को, बाद में ऐसा स्टैंडर्ड जबरदस्त 6 पॉकेट बैंड पहना हुआ है। छोटे छोटे हमारे बच्चे जिनको हम स्ट्रीट स्कूल में बैठ के पढ़ा रहे होते थे, इन्होंने उन्हीं बच्चों को डेली बेसिस पे 500 और 1000 रुपीज़ एज के हिसाब से देखते हुए देना शुरू कर दिया और इनको असला तमा दिए कि आपने इस लाइन पे खड़े होना है, आपने उस लाइन पे खड़े होना है। किसी को दिन में 20 रुपया घर से नहीं मिलते, अगर उसको दिन में 1000 रुपया मिल रहा है तो सोचो तो उसमें कितना बच्चा लायक क्या होगा कि मैं इस लाइन में घुस जाऊं। तो ना सिर्फ ये बच्चों की तरफ से था, कहीं सारे ऐसे घराने हैं जिनको मैं जानती हूँ, वहाँ वालिदैन खुद अपने बच्चों को टाइम पे कहते थे कि तुम्हारा टाइम शुरू होने वाला है, तुमने जाके वहाँ खड़े होना है ताकि मेरे घर में खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ आए। छोटा से छोटा बच्चा भी ऐसा सर उठा के जा रहा है, अगर स्कूल भी जा रहा है तो कॉलर खोल के जा रहा है। क्यों? उसको स्कूल से आने के बाद उसको पिकेट में खड़ा होने को बिल्कुल बेफिक्र मुतमिन। जिनके पढ़ने के, लिखने के, खेलने के, कूदने के दिन थे, वो क्या करने लगे कि वो एक एजेंट का काम करने लगे। तो उन बच्चों ने अपने एजुकेशन को एक साइड पे कर दिया और इस तरफ जाना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से ये टीम और सख्त होता जा रहा था, क्योंकि आम लोग इस बारे में कोई भी बात नहीं करता था कि यार कोई बच्चा बन के विकेट का हो। 2010 और 12 के दौरान याद है, तो वो बच्चे जिनको मैंने अपने सामने बिठा के पढ़ाया हुआ था, वो गैंग का हिस्सा बन गए। कैसे लियारी का हर दूसरा बच्चा वो विकेट में था, यानी कि गैंगवार। उन लड़कों ने क्या किया कि लियारी को चारों तरफ से होल्ड कर दिया। लियारी में आपका और मेरा दाखिला तो बहुत ही मुश्किल था, एक आम आदमी भी लियारी नहीं दाखिल हो सकता था अगर वो अपना तारुफ नहीं कराए या अपनी जान पहचान नहीं कराए। कि मश्क के दौरान फौजी अपना सिला साफ करते, लेकिन ये चीज हमने लियारी में देखा है कि जब शाम होता था या रात होता था, असलों की अंबार लगती थी और उसमें ग्रीसिंग हो रहे, सफाई हो रहे, ऐसे आवाजें आता था जो कानों में किच किच ये आवाजें आता था कानों में। लेकिन हम हैरान होते थे यार इतना असला, और दिन में जो पिकेट में लड़का खड़ा हुआ है उसके पास AK-47 और जो रात में लड़का आके खड़ा होता है उसके पास G3। यार ये समझ से बात है, इतना असला लियारी में आया कहां से था? तो कराची में नेटो के कंटेनर भी लूटे गए ना, उसका असला भी कहीं ना कहीं तो होगा और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी होगा। लियारी के ये गैंग्स एक होकर ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे जो उससे पहले कभी ना हुआ था। उज़ैर बलोच के साथ साथ जो बाबा लाडला की वर्किंग थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। उज़ैर बलोच का ये था कि लियारी में तो हम मजबूत और मुनज़्ज़म हो गए, लेकिन कराची के बेशतर इलाकों में आपने देखा होगा, अगर मैं डालमिया की बात करूँ, मलीर बकड़ा पीढ़ी की बात करूँ, लालू खेत की बात करूँ, तो यहाँ पे बलोच आबादी मौजूद है और पुरानी बड़ी कदीम आबादियाँ मौजूद हैं। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बलोच आबादी को शेल्टर देने के लिए कि MQM हमारे लोग मार रही है, हम पे तशद्दुद कर रही है, हमारे लड़के अगवा कर रही है, तो इन्होंने उस बलोच आबादियों में अपने अपने कमांडर खड़े करना शुरू किए। अगर मैं डालमिया की बात करूँ तो सुहेल डाडा बड़ा मजबूत था, कालू करण बड़ा मजबूत था, लियारी गैंग वॉर का शेल्टर लेके ये काम करते थे। तो उसने कमांडर बनाना शुरू किए, उनको असर रसूख दिया, उनको पॉलिटिकल शेल्टर दिया, उनको गैंग वॉर का शेल्टर दिया, और वो कराची में ख़ास तौर पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे ये मजबूत होना शुरू हो गए। अब लियारी गैंग वॉर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आना शुरू हो गई। सेंट्रल में भी मौजूद थी, ईस्ट में भी मौजूद थी, मलीर में भी मौजूद थी, किमाड़ी में भी मौजूद थी। तो उसने अपने आप को, नेटवर्क को इस तरह मजबूत किया और फिर उनको असलहा भी दिया, फिर उन्होंने काम भी किया। उज़ैर के बैठक में मुझे भी बुलाया गया था। मुझे ऑफ़र दी गई थी कि जब LRC बना था यहाँ पर, लियारी रिसोर्स सेंटर, जो फुटबॉल हाउस है हमारा, उसे LRC के नाम से जाना जाता था किसी ज़माने में। तो उस LRC को लीड करने के लिए इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि चूँकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको पैसा उतना ही दिया जाएगा जितना आप कहेंगे, आपके बैक पे सिर्फ हम होंगे, फ्रंट पे आप खुद रहिए। ये अमन कमेटी का ही ज़रिया था कि अमन कमेटी ने एक इदारा बनाया लियारी रिसोर्स सेंटर के नाम से कि अब आपने यहाँ बैठ के लोगों को सोशली बताना है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पीछे उनका माइंडसेट क्या था वो तो खुदा जाने, लेकिन अब यहाँ उन्होंने थिंक टैंकर्स को बिठाना शुरू किया। मैंने तो रिफ्यूज़ कर दिया था, मगर उस LRC की मैं बात करूँगी, उन अमन कमेटीज़ की बात करूँगी, वहाँ मैंने लियारी के बड़े बड़े थिंक टैंकर्स देखे जिन्होंने लियारी के बेहतरी के लिए काम किया था। अब वो यहाँ पे यकजा हो गए
पीछे किसी और का दिमाग चल रहा है, गैंग का दिमाग चल रहा है, लेकिन यहाँ सारे टैंकर्स बैठे हुए हैं। अब इन थिंक टैंकर्स ने इनके काम को आसान बना दिया कि आप यहाँ से लोगों को जॉब दे रहे हैं, आप जो है DMCs के स्कूल खोल रहे हैं, लड़कियां और लड़कों को वहाँ पे एज अ टीचर जो है सेकेंड ईयर जिन्होंने किया हुआ है आप उनको अपॉइंट कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पर इसी सेंटर के अंदर क्लर्क अपॉइंट कर रहे हैं, आप छोटे छोटे फेस्टिवल्स और मेले सजा रहे हैं और उन मेलों में आप इनको जो है कोई काम देते हैं कि आपने एजुकेशन के प्रमोशन पे मेला करना है, आपने फलां पे मेला करना है, आपने जो है ख़वातीन के हुनर पे मेला करना है, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ अमन है। लेकिन मैं उसे अमन से कहीं भी तशबीह नहीं देती हूँ, बल्कि मैं समझती हूँ कि उन थिंक टैंकर्स को जो है इन्होंने अपने उस जखड़ में ला के खड़ा कर दिया, जिसके बाद इन थिंक टैंकर्स ने पॉजिटिव सोचना बंद कर दिया। जो SHOs या DSPs लगते थे वो उज़ैर बलोच लगाता था, मतलब उसकी इतनी गिरफ्त हो गई थी, वो इतना मजबूत हो गया था, पीपल्स पार्टी का उसको शेल्टर था और वो हर तरह से इंतज़ामी मामलात में भी वो मुदाखलत करता था, सियासी मामलात में भी वो मुदाखलत करता था और गैंग को किस तरह चलाना है ये भी फैसले वही करता था। उज़ैर बलोच के दौर में लियारी में न लाइट जाता था, न पानी का कोई मसला होता था, न गटर लाइन का कोई मसला होता था और सबसे बड़ी खूबी ये होती थी कि उज़ैर के दौर में जितने भी लियारी के स्कूलें भी बनी हुई हैं, सही है, वो सब उज़ैर बलोच के दौर में बने थे, क्योंकि उसने डंडे के जोर पे पीपल्स पार्टी से ये काम करवाया था। हमने दे के उन लोग को जितवाया, अब वोट नहीं दे के उनको हरवाएंगे। हम अपने लियारी के किसी नौजवान को, अपने लियारी के मुस्तकबिल को आगे वोट के लिए खड़ा करेंगे। अगर बिलावल या जरदारी खड़ा हो गया उनके सामने मैं इलेक्शन फाइट करूंगा। पीपल्स पार्टी भी उज़ैर बलोच से परेशान आ चुकी थी। 2012 में लियारी में ऑपरेशन का ऐलान हुआ। ऑपरेशन लीड करने वाला पुलिस ऑफिसर था चौधरी असलम, जो इससे पहले रहमान डकैत को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार चुका होता है। मैं आज टीवी से मुंसलिक था और रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम था। मैं दफ्तर बैठा था, मुझे किसी ने इतला दी कि CID, उस वक्त CTD नहीं थी, CID थी और चौधरी असलम की टीम लियारी में ऑपरेशन करने जा रही है। मैं दफ्तर से निकला और मैं CID गार्डन चले गया जहाँ पे चौधरी असलम बैठता था। तो वहाँ पर मैंने जो सूरत हाल देखी, कुछ पॉलिटिकल लोग मुलाकातें कर रहे थे चौधरी असलम से और ये वो पॉलिटिकल लोग थे जो 2016-17 में किसी धमाके में शहीद हो गए। तो वो चौधरी असलम से मुलाकात कर रहे थे, तो मुझे शुरू से लगता था ये एक पॉलिटिकल ऑपरेशन है और ये प्रेशर में लेने के लिए ऑपरेशन है, लियारी गैंग वॉर को तोड़ने के लिए नहीं है। ये लियारी गैंग वॉर के जो पीपल्स पार्टी की आंखों में आंखें डालने वाले लोग हैं उनको तोड़ने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। तो चौधरी असलम अपनी कमांडोज़ के साथ, अपनी नफरी के साथ लियारी पहुंचा। ऑपरेशन का एक तरीक़ेकार होता है, उसका एक महल वकूअ होता है, बंदा उसका होमवर्क करता है कि हमने इस तरह फैसले नहीं होते कि आपने 2:30 बजे ऑर्डर दिया कि लियारी में ऑपरेशन करना है और आप 5 बजे वहाँ खड़े हो गए और आपने असला दिखाना शुरू कर दिया और आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर वो ऑपरेशन नाकाम भी हुआ। जब स्टार्ट किया ये ऑपरेशन तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे थे वो इलाकों में नहीं जाते थे। जो गैंग वॉर के सरदार थे, ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच और बाबा लाडला वालों ने गिरफ्त मजबूत की थी लियारी में। रफ़ीक इंजीनियर का घर जलाया गया था, नबील गबूल के घर पे हमला किया गया था और ये वो मुंतखब नुमाइंदे थे उस इलाके के कि वहाँ पर इनका दाखिला ही ममनू कर दिया गया था। कई रोज तक दिन रात जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लियारी की सिचुएशन या लियारी का एरिया जो है बड़ा पेक्यूलियर किस्म का है और उसमें जो है ऑपरेशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ घुसती नहीं हैं उधर और उनको पता चल जाता है और वो गलियों में होते होते वो हमसे 1 किलोमीटर दूर पहुँच जाते हैं। 12-13 में ये देखा कि जफ़र बलोच उज़ैर बलोच को लेके गया है बिलावल हाउस और वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि उज़ैर बलोच के जो लोग हैं उनको MNA और MPA बनाया जाएगा इलेक्शन में। उस दौरान इनको अरवाना बहुत मुश्किल था। पीपल्स पार्टी आ सकता था लेकिन गैंगवार के ये तीनों कैंडिडेट मुश्किल से आ रहे, क्योंकि इलेक्शन से पहले रातों रात ऐलान होता था कि ये मेरे कैंडिडेट है, वोट सिर्फ इनको मिलेगा। लेकिन उसके बाद इन दोनों के दरमियान कशीदगी हो गई, पीपल्स पार्टी के दरमियान और लियारी गैंग वॉर के दरमियान। ऐसे में उज़ैर का पुराना दुश्मन अरशद पप्पू जेल से रिहा होता है। अरशद पप्पू जेल में ये प्लानिंग कर रहा था कि किसी तरह उज़ैर बलोच का जो ग्रुप है उसको ख़त्म किया जाए। उसने अंदरूनी खाना इनमें आग लगाने की कोशिश की, मतलब उज़ैर बलोच को और बाबा लाडला को लड़ाने की भी कोशिश की गई।
कि बाबा लाडला को उज़ैर से तोड़ूंगा तो मैं अपना ग्रुप मजबूत कर लूँगा। अरशद पप्पू ने पहले एंट्री की, वहाँ पर फायरिंग की, कुछ इलाकों में दाखिला, फैसल पठान वाले और इनको 2-4 जो गैंगस्टर थे उनको अपने साथ जोड़ा उसने। अगर मैं आपको बताऊं तो खजूर मार्केट, ली मार्केट, चील चौक, अफशानी गली, ये 4-5 इलाके ऐसे थे जहां पर अरशद पप्पू ने वर्किंग की और कुछ कमांडर्स को अपने साथ लिया जो कि एंटी थे उज़ैर बलोच के और बाबा लाडला के। उनके ज़रिए वो इलाकों में दाखिल होने की कोशिश की। जब उसकी जेल से रिहाई हुई, क्रिमिनल आदमी ने काम क्या करना है, क्राइम ही करना है। वो दाखिले की कोशिश करता रहा, वहाँ पे मुकाबला हो गया, वहाँ पे कुछ लोग मारे गए और उसके बाद जब ये रूपोशी काटने लगा अरशद पप्पू, तो उज़ैर बलोच वालों ने उसको ढूंढना शुरू किया। अरशद पप्पू रूपोश हो गया। जब ये मुकाबला हुआ, कुछ लोग मारे गए और ये सारी चीज़ें हो गई। ये एक दूसरे की जान के दुश्मन तो पुराने थे। फिर ऐसी खबर आती है कि जिसने सुना, उन वीडियोस को देखा, वो कांप उठा और वो खबर थी अरशद पप्पू का हौलनाक कत्ल। पुलिस के एक अफसर ने मुखबरी की, उसके लिए उसने 25 लाख रुपए लिए उज़ैर बलोच से कि मैं आपको अरशद पप्पू ढूंढ के देता हूँ, आप मुझे 25 लाख रुपए देंगे। उसने कहा हम आपको 25 लाख रुपए देते हैं। तो डिफेंस के एक बंगला था जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, डांस पार्टी, वहाँ पर पुलिस, मोबाइलें और गैंग वॉर के लड़के वहाँ पर पहुँचे। अरशद पप्पू को वहाँ से अगवा किया, लियारी ले गए और फिर जो वीडियोज़ आई आपने देखा, उसका सर अलग था, धड़ अलग था, टांगें अलग थी, हाथ अलग थे। लोगों ने मारा, लोग नशे में थे, लोगों ने उसको बेइंतहा तशद्दुद करके मारा और उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, केस चला, लेकिन उस केस का भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन हमने देखा उसके बाद उज़ैर वाले एक जारहाना जो पॉलिसी थी उस पर आ गए, मतलब उन्होंने अपने एंटी लोगों को छोड़ा नहीं। उज़ैर बलोच को जो ताकत और पैसा पूरे शहर से मिल रहा था, वो लियारी गैंग वॉर्स के पास उससे पहले किसी गैंगस्टर ने नहीं देखा था। और इस पैसे के लिए अब ये गैंगस्टर एक बार फिर एक दूसरे के गले काटने को तैयार थे। पैसा इनके पास इतना था कि इनसे संभाले नहीं संभल रहा था। फिर जब ताकत की बारी आई ना, बाबा ये समझता था मेरे बगैर ये ग्रुप ऑपरेट नहीं होता, उज़ैर ये समझता था कि मेरे बगैर ये ग्रुप ऑपरेट नहीं होता। तो जो ताकत का तवाज़न था ना, वो इधर उधर गिरना शुरू हो गया। बाबा लाडला ये चाहता था कि पीपल्स पार्टी की तरफ हमारा झुकाव, उज़ैर ये चाहता था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में आती है तो हमारा वफाक की तरफ झुकाव होगा, तो यहाँ पे तरक्याती काम होंगे। ये इनकी दोनों की डिबेट थी। इसमें ज़फ़र बलोच सालसी का किरदार अदा करता था, लेकिन उसकी इतनी नहीं चलती थी। ये झगड़ा चलता चले गया। बाबा ने अपने लड़कों पे हाथ रखा, उज़ैर ने अपने लड़कों पे हाथ रखा, तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि दोनों में चपकलिश हो गई। फिर वहाँ से ये गैंग वॉर का स्टार्ट हुआ। गैंग वॉर का स्टार्ट, पैसा, ताकत और नशा। कुछ लड़के उज़ैर की तरफ चले गए और कुछ लड़के बाबा लाडला की तरफ चले गए। फिर वो अरशद पप्पू का जो चैप्टर था वो क्लोज हुआ और हमने देखा कि बाबा लाडला और उज़ैर बलोच का जो दोनों ग्रुप थे वो आपस में उनकी गैंग वॉर शुरू हो गई। 2016 में उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करके दर्जनों कत्ल, अगवा, बत्ताखोरी और बगावत के मुकदमात चलाए जाते हैं, जो इस वक्त भी अदालत में ज़ेर समात है। बाबा लाडला समेत गैंग वॉर के बेशतर कारिंदे या तो मारे गए या फिर मुल्क से फरार हो गए। आज भी कराची में कहीं ना कहीं गैंग वॉर की आवाज़ें सुनाई ज़रूर देती हैं, जो इस बात की गवाही दे रही है कि लियारी अंडरवर्ल्ड आज भी जिंदा है, जहां पुराने गैंगस्टर्स की जगह नए आ चुके हैं। कराची में भत्ताखोरों ने फिर सर उठा लिया है। ताजरों, बिल्डर्स और आवाम से भत्ता मांगने जाने की मजमूई तौर पर 96 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।